हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली साइकोलॉजी में आपने यूनिट 8 पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे। बहुत ही इजी यूनिट है। इसमें सिर्फ 3 to 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे 5 मार्क्स में ही आएंगे और इससे ज़्यादा और कुछ आपसे इस यूनिट में नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही स्कोरिंग यूनिट, इसलिए इसको मिस मत करिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसको मिस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मिस मत करिएगा। मिस करने का लॉस आपका ही है। सो इस यूनिट पे जनरली हम डिस्कस करेंगे स्किल्स के बेसिस पे, इसमें टेस्ट क्या है और टूल्स क्या है, और हमने इसकी ट्रिक्स बनाई हैं। उस ट्रिक से आपको और भी ज़्यादा ईजिली याद हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। सो यूनिट 8 साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट को डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके पहले उस वीडियो को क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, characteristics of psychological test with uses of psychological test। ये 3 टॉपिक्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेनली आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के मेनली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं। बस आपको इनको डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि अभी हमने टेस्ट में डिस्कस करा था, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले वो टेस्ट के में एनालाइज करना होता है कि हमें क्या सिचुएशन है, क्या डिटेल में दे रखा है, क्या प्रोसेस है। बस नेक्स्ट आपका है टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम्स। अब हम लोगों ने सिलेक्शन करना है। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में एनालाइज करते कि लॉन्ग आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट्स है एंड एमसीक्यूज़ है। फिर सेलेक्ट करते कि हमको कौन सा पहले करना है। कोई लॉन्ग को पहले कुछ चूज़ करता है, कोई एमसीक्यू से स्टार्ट करता है, कोई ये होता है कि जो चीज़ आ रही है हम उससे स्टार्ट करें। तो वो हमारा सेलेक्शन होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने भी टेस्ट और वो करे, कितना हम लोग डेवलप करके कितनी चीज़ों को टेस्ट करके सिचुएशन से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, फिर आप कितना सिक्योर कर सकते हो। आप सिक्योर तभी करोगे ना जब आप उस डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में हो। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप की बात अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्जाम्स की बात करें। सबसे पहले हमने एग्जाम को एनालाइज करा कि हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम है और लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट है एंड एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा कि हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फिर हमें अगर हमारे 12 एमसीक्यू आते हैं ना नर्सिंग फाउंडेशन में, तो हमारे 12 हमें आते तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हमारी स्किल्स हैं वो कितनी डेवलप है। अगर हमारा 12th में 4 और 5 नहीं आते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे अभी स्टडी नहीं अच्छी चली। वो हम लोग एक स्टैंडर्ड है जिसको खुद डेवलप करके चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ये इसमें क्या होता है कि आपने अगर स्टडी करा है या फिर इंडिविजुअली या ग्रुपली, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि जैसे कि एक यूनिट आपने खुद से करी, एक यूनिट आपने यूट्यूब से करी, एक यूनिट आपने कॉलेज से करी, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये यूनिट मैंने अच्छे से पढ़ ली थी इसीलिए मैं अच्छे से लिख पाया या फिर मुझे याद आ रही है। तो आप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेस्ट है उसको ना रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। स्कोरिंग का एक वे हो जाएगा। अच्छा, जब आप क्लियर हो जाओगे तो अपने आप से जज भी तो कर लोगे ना कि हमने अच्छे से करे, हमने बेकार से करा। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है फाइनल सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। अब इसमें फाइनल क्या होता है, लास्टली आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो आप क्या करते हो, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर जब स्टार्ट होता है तो उसमें मार्जिन क्रिएट करते हो, बॉर्डर क्रिएट करते हो, जो भी आपका प्रेजेंटेशन उसको बॉक्सिंग में करते हो। साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी आंसर 1 कम्प्लीटेड होता है उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं कम्प्लीटेड है, प्लस एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने लॉन्ग आंसर से अटेम्प्ट कर लिया, शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर लिया, हमारा कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गया। तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इवोल्यूएशन। इवोल्यूएशन का मतलब ये होता है रिजल्ट या फिर आउटकम। तो सारी चीज़ें टेस्ट बेस्ड है। मैंने पॉइंट्स बता दिया, आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। टोटल 6 पॉइंट्स है, प्लस मैंने उसको एग्जाम्पल से बताया। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। एनालाइज में हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेस्ट को, पेपर को या फिर हमारा कोई भी स्किल है उसको एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है सिचुएशन को। फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे जो
हमारा खुद का स्टैंडर्ड होगा। फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, उससे भी हमारा जजमेंट होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन या फिर हम लोग कह सकते हैं रिवीजन, जो कि हम करेंगे। इवोल्यूएशन जो कि हमारा ये होता है कि रिजल्ट या आउटकम। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट समझ में आया होगा। ईजी है, ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजी मीन्स ईजी प्लस ट्रिक। अगर आप बहुत ईजी है बहुत ही ट्रिकी है, साइकोलॉजी ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपको बस थोड़ा सा लर्न करना, बाकी सब आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसमें हमारी टोटल 5 स्टैंडर्ड दे रखे, 5 हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या होता है। तो ये हमारी एक कंडीशन होती है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्मिटी को चेक करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के हम बताते हैं। स्टैंडर्ड तभी आप मेंटेन कर सकते हो जब आप रोज़ उस पर वर्क करोगे, कॉन्स्टेंटली वर्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट 25 मार्क्स का टेस्ट होता है, राइट। 25 मार्क्स में आपके 24 मार्क्स आए, एक बार आए क्योंकि आपने एक बार हार्डवर्क करा, वो आपका एक बार स्टैंडर्ड हुआ। अगर मेंटेन करना आपको, तो नेक्स्ट एग्जाम में 25 में यही सोचोगे ना कि 24 एटलीस्ट आ जाए, राइट। ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना। इसको मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी एक हमारा टेस्ट रिजल्ट पे होता है, इसका हम लोग स्कोरिंग प्रोसेस है। अब आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ईजिली रखते हैं, क्योंकि वो पता है एक ईजी मेथड है जज करने का, एक ईजी मेथड है हमारे सब्जेक्ट को एनालाइज करने का। नेक्स्ट हमारा टेस्ट नॉर्म्स। इसकी अगर मैं बात करूँ, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं जितना भी हमारा लार्ज ग्रुप या पीपल के सिमिलर नेचर में होता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अ साइंस ग्रेजुएट अप्लाइज फॉर अ जॉब दैट रिक्वायर्स मैकेनिकल स्किल्स एंड अचीव अ स्कोर ऑफ 83 ऑन अ टेस्ट मैकेनिकल एबिलिटी। तो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा टेस्ट के नॉर्म्स क्या। फॉर एग्जांपल, अभी आपने यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें था 200 मार्क्स का था, 120 मार्क्स जिसका भी था उसे गवर्नमेंट मिल रहा था, 130 140 अबव था उनको ईजिली गवर्नमेंट मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती है कि अगर आपका बिलो 100 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज है, बिलो 110 है तो प्राइवेट कॉलेज है। तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब वो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसीलिए बना जाता है जिसको हम लोगों को बाद में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो, ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाए। एक तरीके से आर्मी अल्फा टेस्ट भी होता है जिसमें हम लोग डायरेक्शन गिव करके करते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, क्या कंसिस्टेंसी है पर्सन की। फॉर एग्जांपल, अ बॉय टेक्स अ कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट एंड अचीव अ मीन ऑफ ए स्कोर 100। अब आप खुद देखिए, इतना ईजी मीनिंग। रिएबिलिटी का मतलब ये होता है अचीवमेंट, ओके। बट इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो डिफ़िकल्ट दे रखा है। अब मैं इसका ईजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कॉग्निटिव पढ़ा तो आपने उसमें इंटेलिजेंस में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला अगर आ जाता तो उसे क्लासीफाई से हम ये अंडरस्टैंड करते कि क्या रेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है हमारा हाइट अपॉन में वेट। हाइट को हम लोग लेते हैं मीटर में, वेट को लेते हैं हम लोग केजी में। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को एक चार्ट मिलता है कि हम लोग नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है। साथ ही साथ हम लोगों को ओबेसिटी की क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। ये सारी चीज़ें कैसे डिफरेंस होती है, रिएबिलिटी के थ्रू। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वैलिडिटी। अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी, ये एक्यूरेसी के हिसाब से होता है। जो भी पर्सन टेस्ट दे रहा है उसका स्कोर आ रहा है। एक्यूरेसी तब आती है जब आप हार्डवर्क करते हो, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आपने, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि लोगों का जनरली ये होता है रिस्पॉन्सिंग कम होती है, राइट। तो फिर मैं अपनी बात करती हूँ। जैसे कि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था जिसमें सोशियोलॉजी में बहुत ही कम स्कोर था मेरा। फिर मुझे पता चला कि क्या कमी है, फिर कैसे प्रेजेंट करते, कॉपी को कैसे पढ़ते, क्या लिखते हैं। फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करा। नेक्स्ट टाइम मेरे और अच्छे मार्क्स है, फिर और अच्छे। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2nd रैंक को एक्वायर करा। 2nd रैंक का एक कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट रैंक को नहीं एक्वायर कर पाई, और फर्स्ट से 2nd रैंक में मेरे सिर्फ 3 मार्क्स कम थे। आप समझ सकते हो कि नॉर्मली
एक दो मार्क्स कितने कितने वैल्यूएबल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेसी में आती है, और एक्यूरेसी तभी आ सकती है जब आप वैलिडिटी के साथ वर्क करते हो, कांस्टेंट वर्क करते हो। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपने जितने भी मेन टॉपिक्स के स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसी को आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको पता है कि इसका यूज़ क्या है। इसको हम लोग क्लिनिकल इंटरव्यू में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, इसको हम लोग फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, इसको हम लोग कॉग्निटिव में हेल्प करते हैं, प्लस डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। इससे हम चीज़ों को एसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया इसको लिख लीजिए। आप पहले यूजेस लिखेंगे तो आपको समझ पाएगा कि यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन है, बट आपको पता है कि इंटीग्रेट करना है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन आपका क्या है, रोल ऑफ अ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। वैसे रोल ऑफ नर्स आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा रोल है। सबसे पहला पॉइंट में हम लोगों का रोल है स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट को अवेलेबल कराना, जिससे हर एक स्टेज में हम क्लियर हो सके कि हमारा जो एनसीपी होती है ना, नर्सिंग केयर प्लान, उसको हम लोग नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, डायग्नोसिस क्लियर हो सके, एसेस कर सके हम लोग पेशेंट को विद द करेक्ट डेटा, एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में ये टेस्ट से हम लोग मेजरेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन टेस्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अगर हम लोग BMI का टेस्ट करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा ना कि पेशेंट जो या पर्सन है वो ओबेसिटी, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको डाइट प्रोवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको सारे टेस्ट, एक्सरसाइज, थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो चीज़ें क्लियर होती है। और वही अगर पेशेंट अंडरवेट है तो हमें पता है कि उसको हाई न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना है। सब ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, आपको एजुकेशन होगा, आपके पास जब एक क्लियर डेटा होगा, जिसको कहते हैं नहीं स्टैटिकल डेटा, जब आपके पास शॉर्ट समराइज डेटा होगा तब आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। जो नर्स होती है उसके सारे जब नॉलेज होता है टेस्ट के तो वो क्लेरिफाई हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा नहीं सिर्फ आपने BMI चेक करा एंड उसकी चार्टिंग कंप्लीट कर दी, आप BMI के बाद में उसका इंटेलिजेंस पूरा चेक करोगे, आप कॉग्निटिव चेक करोगे, साथ ही साथ उसका जितना भी हमारे टेस्ट होते हैं, जितने हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट है, साथ ही साथ उसके एबिलिटीज स्किल टेस्ट है, वो सब चेक करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम पेशेंट पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन टेम्परेरी एंड परमानेंट होता है, बट वो डिपेंड करता है कि हमसे कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम डिसाइडेबल होता है ना, राइट। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम उसको इवेल्युएट करेंगे, जिसका होता है आउटकम एंड रिजल्ट। तो नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि हम लोग इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। इसका मतलब होता है इसकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट को जैसे HIV एड्स प्रॉब्लम है या फिर ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि हम इसको बताएंगे सोसाइटी में तो शायद सोसाइटी के सामने हम शेमफुल होंगे, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उन्होंने मुझे बताया कि हमें एड्स जैसी प्रॉब्लम है तो हमें इतना उनको सिक्योर दिलाना, उनको इतना सपोर्ट करना कि आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ाएंगे, या फिर हम आपकी प्रॉब्लम को किसी को जाके नहीं बताएंगे, या फिर हम आपकी प्रॉब्लम को मेंटेन कर पाएंगे। ये एक होता है प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हर एक प्रोफेशन में होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेशेंट जो है बहुत ट्रस्ट करके अपनी बातों को शेयर करता है। वो अगर अपनी बातों के ट्रस्ट करके करते हैं तो हमें भी उसके ट्रस्ट को मेंटेन करना है। अगर हम उसके ट्रस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अपनी मेन जो की पॉइंट होगा डायग्नोसिस का, उससे हाइड करने की कोशिश करेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सोचता है कि इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे लाइफ पे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं बताते। तो लेकिन हमें उसे एकदम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, फिर उससे सारी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, फिर हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग नर्सेस के जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यूनिट 8 साइकोलॉजी का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में, अगर आपके पास आर्शवानी बुक है तो आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड या फिर इस सब्जेक्ट से या फिर BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।